स्वागत है आपका मेंस ओरिएंटेड के आज इस छोटे से वार्ता में। आज हम लोग वार्ता करने जा रहे हैं कि जीएस में आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। जीएस 1 में खासकर हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर आपको किन मुद्दों के ऊपर फोकस करना है। सब चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में आपको किन किन मुद्दों के ऊपर फोकस करना है या किन किन मुद्दों के ऊपर अपना नजरिया विकसित करना है, जो लगभग मेंस में पूछे ही पूछे जाते हैं। कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में हर जगह कंटेंट है और हर जगह आपको चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी चीजों के ऊपर नजरिया कैसे विकसित करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी कंटेंट है वो वन साइड इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन देने की श्रृंखला कड़ी में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल थोड़ा सा अलग होता है। अब इस छोटे से समय अंतराल में आप किन किन चीजों को कवर करेंगे जहां से मेंस में प्रश्न बनते ही बनते हैं। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, सारा चीजें हौच पौच हो रही कि हम स्पेक्ट्रम पढ़े, बिपिन चंद्रा पढ़ें, राम लखन शुक्ल पढ़ें कि नोट्स पढ़ें कि क्रॉनिकल का ये पढ़ ले वो पढ़ ले या इम्तियाज अहमद पढ़ ले या बिहार ग्रंथ अकादमी की किताब पढ़ ले। तो इसी असमंजस से चीजों को बचने के लिए हमने थोड़ा होमवर्क किया है और जीएस 1 में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हिस्ट्री एंड कल्चर की कुछ चीजों पर डिस्कस किया। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो सवाल होगा वो बिहार के आर्ट एंड कल्चर से होगा। तो आप सब जानते ही हैं, बात मौर्य कला की, बात पाल कला की, बात मधुबनी कला की, बात पटना कला की, सवाल यहां से आते ही आते हैं। बट इसमें एक नई एंट्री मारी है टिकुली कला। अभी तक मैंने बाजार में मिलने वाले जितने भी बुक्स हैं, कंटेंट हैं, मैंने वहां देखा नहीं कि टिकुली कला के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, जो भी नोट्स भी मैंने देखे दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में कि भाई कोई हिस्ट्री एंड कल्चर का जो टीचर है इसने इस टॉपिक को कवर किया है या नहीं, वहां भी इग्नोरेंस मिलता है। कारण इम्तियाज अहमद में नहीं है। तो भाई जब इम्तियाज अहमद में हर चीज नहीं है तो क्या वो एग्जाम में नहीं आएगा। इस साल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं बिहार के टिकुली कला से जुड़े हुए कलाकारों को, जुड़ी हुई संस्थाओं को। तो कम से कम इतना तो आपको दायित्व बनता है कि आप आर्ट एंड कल्चर में जब टिकुली कला रिप्रेजेंट करता है तो उसके बारे में जाने। तो इस बार तैयार रहिए, एक नया टॉपिक जो आपको पढ़ना है। ठीक उसी तरह नया सिलेबस जुड़ा है जिसमें आर्ट एंड कल्चर को इंडिया का आर्ट एंड कल्चर भी शामिल हुआ है। तो अब इसमें भी देखिएगा तो कहते हैं सर नितिन सिंघानिया इतनी मोटी किताब है। अरे भैया कैसे पढ़ोगे, उसमें से भी कुछ आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि उसमें से आप मंदिर कला, गुहा स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, साहित्य की जो प्रवृत्ति है, धर्म दर्शन का जो मूल्यांकन है, ये 5 टॉपिक निकाले और एक टॉपिक आ चुका है। अगर ये 4 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस बार मेंस के सवाल पकड़ में आ जाएंगे। गुहा स्थापत्य कला, बात चाहे प्राक इतिहास काल की हो, बात चाहे मौर्य कला की हो, बात चाहे गुप्त कला की, बाघ की गुफाएं हो, या गुप्त उत्तर कला के 8-10 पॉइंट्स हैं, उनको इकट्ठा करना है, उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक उसी तरह चित्रकला, प्राक इतिहास काल से मॉडर्न एरा तक, इसमें पटना कलम भी आ जाएगा। चित्रकला कैसे चला, जैसे प्राक इतिहास, मौर्य कला, मौर्योत्तर कला के टाइम पीरियड में, फिर गुप्त कला, गुप्तोत्तर कला, सल्तनत काल, मुगल काल, प्रांतीय शैलियां, ब्रिटिश एरा। इतने डायमेंशन हैं, किसी भी जीएस की किताब में उठाएंगे, टू द पॉइंट चीजों को समझेंगे और लिख लेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी कि इंडिया में पेंटिंग का, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग का ये दौर रहा। ठीक उसी तरह संगीत कला, संगीत को लेकर के वैदिक काल से लेकर मॉडर्न एरा तक क्या ट्रेंड रहा है, उसके ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी में बिहार की लोक कलाएं भी आ जाएंगी। साहित्य कैसे लिखे जाते थे वैदिक काल में, साहित्य वैदिक काल के पहले भारत के जो 15,000 साहित्य हैं, भारत की ज्ञान परंपरा और विरासत का प्रतीक है। बात चाहे नाव बनाने की कला हो, बात चाहे मूर्ति निर्माण की कला हो, बात चाहे पशुओं के इलाज करने से जुड़ी हुई चीजें हों, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद के अलावा पशुर्वेद भी लिखा गया।
हाथियों को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके ऊपर भी लिखा गया। अभी एनबीटी की किताब आई है, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत सरकार ने निकाली, उसमें ये सारी बातें हैं और बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि साहित्य एक समाज के लिए लिखा जाता है, साहित्य समाज के अलावा अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए कौटिल्य भी है, साहित्य में रोमांस या प्रेम संबंध भी है, व्यक्तित्व भी है, कहानियां भी है, कथा भी साहित्य है। जैसे भारत की एंशिएंट एरा में जितने भी लिटरेचर लिखे गए वो हैप्पी एंडिंग में हुए, सुखांत है। तो ये एक परंपरा है। ठीक उसी तरह मेडिएवल इंडिया में जितने भी लिटरेचर लिखे गए वो राजाओं, सुल्तानों और बादशाहों के मजहबी कर्तव्यों से जुड़े लिखे गए। उसमें भारत विरोधी कुछ भावनाओं भी लिखी गई, क्योंकि लिखने वाले अरबी या मध्य एशियाई मानसिकता के थे। ठीक उसी तरह मॉडर्न एरा में भी जो लिटरेचर लिखे गए उसमें ह्यूमैनिटी, उसमें मॉडर्निटी, उसमें सोसाइटी के रिफॉर्म, उसमें धर्मों के रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। कुछ उदाहरण दे देना है, जैसे दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, राजा राम मोहन रॉय की किताब है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद जी हैं, उसके बाद आपके अरविंदो घोष हैं, महात्मा गांधी हैं। इन लोगों के कुछ नाम से लेके फिर प्रेजेंट एरा में चले आएंगे वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है साहित्य के बारे में प्रत्येक 20,000 25,000 किताबों का नाम नहीं याद करना, साहित्य में किस प्रकार के साहित्य लिखे गए। आईएएस में सवाल आ चुका है। ठीक उसी तरह धर्म दर्शन, भारत में समय के साथ किस प्रकार धर्म दर्शन की चीजें डेवलप होती रही। तो ये आर्ट एंड कल्चर में है। बच्चे क्या करते हैं, सिंघानिया की किताब वो किताब लेके रटना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। बिहार में भी जो लिटरेचर लिखे गए हैं, चाहे वो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का हो या किसी का भी हो, वो भी इसमें एग्जाम्पल में आएगा। ठीक उसी तरह धर्म और दर्शन में भी समय के साथ जो भी धर्म दर्शन डेवलप हुए उनकी अपनी विशेषता क्या रही। जैसे वैदिक धर्म, जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर नाथपंथी संप्रदाय, मध्यकाल में भी संप्रदाय उभरे, आधुनिक काल में भी उभर के आए, और ये प्रवृत्ति आज भी देखी जा रही है। सच्चाई जानते हैं क्या होती है कि बच्चे से पूछा जाए कि इंडिया में लिटरेचर का ट्रेंड क्या रहा है, वो नहीं बता पाते। वो सारे फैक्ट रट के बैठे हुए हैं कि इस किताब के राइटर ये है, और पूछ रहा है ट्रेंड क्या है, पूछ रहा है कैरेक्टर क्या है, पूछ रहा है विशेषता क्या है, पूछ रहा है यूरोप से कैसे अलग है, पूछ रहा है कि इसमें रिलीजन कहाँ है, सोसाइटी कहाँ है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहाँ है, मेंटलिटी कहाँ है, ह्यूमनिटी कहाँ है, मॉडर्निटी कहाँ है, वगैरह वगैरह। है ही नहीं। दर्जनों कॉपी जांचने के बाद भी उसमें ये चीज दिखती नहीं है। तब जब ये एनसीईआरटी रामचंद्र शर्मा की किताब में पीछे चैप्टर, लास्ट चैप्टर का दूसरा या तीसरा है लास्ट, उसमें लिखा हुआ है। मेडिएवल इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के सतीश चंद्र की किताब उठा के देखेंगे तो पहले पेज में है। उसी तरह मॉडर्न इंडिया की कोई भी कल्चर हिस्ट्री की किताब उठाएंगे तो उसमें साफ लिखा है कि आधुनिक भारत में जो साहित्यिक रचनाएं हुई उनके साहित्य में ये विषय थे। 4 शब्द हैं। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब 47 से लेके आज तक क्या चल रहा है, एक शब्द है वोकिज्म। वोकिज्म वोकिज्म ये आजकल हमारी पूरी सोसाइटी को, पूरे एटमॉस्फेयर को उसने रख रखा है। कल मैं जाके इसी से रिलेटेड एक बुक भी लेके आया कि अब मुझे बच्चों को पढ़ाना है एसे में, मुझे बच्चों को पढ़ाना है आर्ट एंड कल्चर में, मुझे बच्चों को पढ़ाना है मेंटलिटी के लिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है इंटरव्यू को तैयार करने के लिए। तो जब तक आप वोकिज्म नहीं जानेंगे कि आज कैसे चीजें उभर के आ रही हैं, बराक ओबामा ने, सॉरी, ट्रंप ने भी कहा कि बस 2 ही जेंडर होते हैं, और वोकिज्म आइडियोलॉजी कहता है कि 17 प्रकार के जेंडर होते हैं। तो आज जो ओटीटी कल्चर है, नेटफ्लिक्स कल्चर को वोकिज्म बोला जाता है, मतलब जो सोसाइटी में नहीं होता है वो भी दिखाओ। आगे आते हैं तो आजकल के एक लाइन में आप कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट वर्तमान भारतीय साहित्य भी वोकिज्म के गिरफ्त में हो गया। यही चीजें होती हैं कंटेंट के रूप में जो बच्चे अपने पेपर में नहीं डाल पाते। उसी तरह आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई ये 5 टॉपिक हैं, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेंस के आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा सेक्शन कवर हो जाएगा। आगे ब्रिटिश एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट और उसका रिएक्शन, यहां से भी सवाल आते हैं। हाउ टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल और इंडिया, मतलब बंगाल और भारत पर कैसे अंग्रेजी साम्राज्य के युद्ध हुए। इसमें युद्ध की श्रृंखला कड़ी में अगर आपको याद होगा तो ये है, पहले बंगाल कब्जा हुआ, फिर मैसूर कब्जा हुआ, फिर मराठावाड़ कब्जा हुआ, फिर राजपूताना कब्जा हुआ, और सबसे लास्ट में सिख कब्जा हुए, और फिर 1856 के पहले डलहौजी तक। ऐसे
तो कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कौन कौन सी संधियां हुई, कौन कौन गवर्नर जनरल का प्रमुख योगदान था, और कैसे जो बंगाल में शासन की स्थापना पड़ी और कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक, लास्ट पीरियड तक, गदर के पहले तक ये दौर चलता रहा। ये एक अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो कहीं कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट हुआ वैसे वैसे रिएक्शन हुआ, और इन्हीं रिएक्शनों में है ट्राइबल्स रिवोल्ट। बात चाहे बिरसा मुंडा की हो, बात चाहे संथाल विद्रोह की हो, या बात चाहे जनजातीय विद्रोह की हो, ये सब भारत के अलावा बिहार की मिट्टी से, बिहार के संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं। बस इनके कारण जानना है, इनकी प्रवृत्ति जाननी है, इनकी प्रकृति जाननी है। और कभी कभी मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, या कृषक विद्रोह, या साधारण विद्रोह, 3 तरह के विद्रोह डिवाइड किए गए हैं। एक जनजातीय विद्रोह, दूसरा कृषक विद्रोह, और एक सामान्य विद्रोह। कभी कभी कंपेयर पूछ लेते हैं। और फिर इनका चरम रिएक्शन हुआ 1857। अब 1857 में वीर कुंवर सिंह भी हैं, 1857 में सामान्य वर्ग भी हैं, वगैरह वगैरह। ठीक अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनके रिएक्शन में सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट भी है, समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन की प्रकृति, समाज सुधार आंदोलन के परिणाम, समाज सुधार आंदोलन से उभरी हुई नवजागरण की प्रवृत्ति, समाज सुधार आंदोलन से किस प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, समाज सुधार आंदोलन से जातियों में जागृति कैसे आई, स्पेशली बिहार में। फॉर एग्जाम्पल, जब आर्य समाज की संस्थाएं खुली तो बिहार कुछ और रूप में प्रभावित हुआ, और ब्रह्म समाज खुला तो कुछ और हुआ। जब ब्रह्म समाज खुला तो बिहार की अगड़ी मानी जाने वाली जातियों ने उसमें अपनी घुसपैठ की या अपना प्रभाव कायम किया और राजनीति में स्थापित हुए। लेकिन जब आर्य समाज उभर के आया तो बिहार की पिछड़ी माने जाने वाली जातियों को उसने क्षत्रिय घोषित किया। क्या ये बात आपको पता थी? उसी समय उसने त्रिवेणी संघ नामक संस्था को बनाया। त्रिवेणी संघ ने 1935 में कांग्रेस से सौदेबाजी करके सत्ता में हिस्सेदारी की। 1947 में यह समाजवाद के में विलय हो गया और समाजवाद के नाम पर कर्पूरी ठाकुर के साथ चलता रहा, और 1990 में यह जनता दल के रूप में आया, और 2005 में यह राष्ट्रीय जनता दल, यह जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में आज भी आइडियोलॉजी के रूप में खड़ा है। ये है आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह रामकृष्ण मिशन का भी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेकिन जब सवाल आता है ना समाज सुधार आंदोलनों की भूमिका पर टिप्पणी करे, बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा, तो बच्चे के पास कंटेंट ही नहीं होता, तो वो लिखेगा कहां से। उसी तरह आर्थिक परिणाम, बात चाहे अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी की हो, बात चाहे कृषि के वाणिज्यीकरण करित हो, बात चाहे रेलवे के परिणाम की बात हो, बात चाहे ग्रामीण व्यवस्था पर प्रभाव की हो, बात चाहे विउद्योगीकरण की हो, बात चाहे आधुनिक उद्योगों की विकास की हो, सबको मिला दीजिए तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये कुछ आए हुए जितने भी आईएएस के सवाल हैं, इसके ऊपर आप अपना नजरिया विकसित कर लें तो हो जाएगा। सबके बारे में 5-5 पॉइंट लिख लें। अगला चैप्टर है नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में पहला जो टॉपिक है वो नेशनलिज्म से है। एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, उदारवाद, उग्रवाद, गांधीवाद, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनकी विशेषता, आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर विचारधारा में गांधीवादी है, समाजवादी भी है, 2-3 तरह की है। अब सांप्रदायिक तो नहीं आएगा। ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से भी सवाल आते हैं, 1858, 1909, 1935। ये 3 तैयार कर लेंगे, हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनैलिटी, आइडियोलॉजी और इनका रोल। पर्सनैलिटी में गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर तो हैं ही। नई एंट्री मारी है सुभाष चंद्र बोस ने, नई एंट्री मारी है सावरकर, विनायक दामोदर राव सावरकर ने, नई एंट्री मारी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और नई एंट्री मारी है दीन दयाल उपाध्याय, नई एंट्री मारी है सावरकर वर्सेस सिन्हा की। गांधी जी तो खूब पूछे गए, गांधी जी पूछे जाते रहेंगे, टैगोर भी पूछे जा चुके हैं, अंबेडकर भी पूछे जा चुके हैं, और नेहरू जी तो पूछे जाते ही रहे हैं। बट नेहरू की आइडियोलॉजी में जो चेंज आया है 10 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट में, कैसे उनकी भूमिका का मूल्यांकन करेंगे, पेपर में तो आया था। अब फिर उसी तरह बिहार में भी जानना है आपको, बात राजेंद्र बाबू की हो, बात जेपी की हो, और बात कर्पूरी ठाकुर की हो। जेपी की भूमिका तो सबसे ज्यादा है, आजादी के पहले, आजादी के बाद। 1930 से लेकर के 1980 तक
50 साल भारत की राजनीति में जेपी प्रभाव छोड़ते रहे। तो हिस्ट्री एंड कल्चर पे अगर आपने इतने सारे पॉइंट्स के ऊपर अपना नजरिया विकसित कर लिया, सवालों को सॉल्व कर लिया, इसके कंटेंट कॉपी में लिख लिया और एक कॉपी आपने अच्छे से तैयार कर ली और लगभग 30-40 पेज अपने हाथ से लिख के सॉल्व कर लिया, फिर मेंस आपका रुकेगा नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं? आज स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, थोड़ा विजन का नोट्स पढ़ लीजिए, थोड़ा मणिकांत जी का पढ़ लीजिए, थोड़ा हेमंत झा का भी पढ़ लीजिए, फिर वो बच्चे अपने आप को बांध नहीं पाते। आप कोई भी एक बुक बेस करें और एक ही बुक को बार बार पढ़ें। आई थिंक एक इम्तियाज अहमद थोड़ा सा पढ़ ले और मॉडर्न इंडिया का कोई भी नोट्स स्पेक्ट्रम या किसी के नोट्स पढ़ लें, बट नजरिया विकसित होना चाहिए कि अगर सवाल आता है चित्रकला पे, भारत की कला संस्कृति में चित्रकला पर टिप्पणी करें बिहार की, या फिर उसमें साहित्य पे, तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि टॉपिक का उत्तर कैसे लिखें। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप मेंस क्लियर कर लेंगे। नहीं क्लियर है तो आप भंवर में घूमते रह जाएंगे, एग्जाम के एक दिन पहले तक जाएंगे कि क्या बाजार में कोई नया चुटका आया है। तो बाजारू चुटके पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। जो लोग भी टॉप पर गए हैं या जिनकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है वही सफल हुए हैं। बाकी लोग भाग्य भरोसे रिजर्वेशन का फायदा उठा के या किसी कारणवश अगर आ भी जाते हैं तो वो टॉप पे नहीं पहुंच पाते। टॉप में जाने के लिए आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा कि अगर इसके अलावा कोई अन्य और टॉपिक आता है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, बट अगर यहां से आता है तो हम लिखेंगे, और लिखेंगे ही नहीं 65% नंबर पाएंगे। तो ये है बीपीएससी मेंस पर इस बार GS1 पर आपका अपना नजरिया डेवलप करता हुआ एक खुद को कंट्रोल करता हुआ टॉपिक। अब इसी तरह GS1 में IR और करंट भी है। अब इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।